हेलो दोस्तों, अरविंद सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सिंह आपके सामने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बिना देर के शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर पहला जो है कि किसको छोड़कर न्यूट्रॉन सभी तत्वों के परमाणुओं में पाया जाता है। दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर पहला पूछ रहा है कि किसको छोड़कर न्यूट्रॉन जो है सभी तत्वों के परमाणुओं में पाया जाता है। तो इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइड्रोजन। दोस्तों, हाइड्रोजन को छोड़कर जो न्यूट्रॉन होता है सभी तत्वों के परमाणुओं में पाया जाता है। आपका प्रश्न नंबर दूसरा जो है कि पायरोलुसाइड किसका अयस्क है। दोस्तों, पायरोलुसाइड जो हमारा होता है किसका अयस्क है? कैल्शियम का है या मरकरी का है या आयरन का है या मैग्नीज का है। तो दोस्तों, पायरोलुसाइड जो हमारा अयस्क होता है वह मैग्नीज का होता है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और दोस्तों, जो आयरन का हमारा अयस्क होता है वह हमारा लेमोनाइट और मैग्नेटाइट होता है। दोस्तों, मरकरी का जो हमारा अयस्क होता है वह सिनेबार होता है। और कैल्शियम का जो अयस्क होता है वो कैल्शियम क्लोराइड व कैल्शियम ऑक्साइड होता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर तीसरा जो है कि रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर 3 पूछ रहा है कि रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं अति अस्थायी होते हैं या अस्थायी होते हैं या अस्थायी होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, अस्थायी। रेडियो सक्रिय तत्व जो हमारे होते हैं अस्थायी होते हैं। आपका प्रश्न नंबर 4 जो है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वह कैसा होता है? अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या उदासीन होता है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन हमारा होता है अम्लीय होता है। और दोस्तों, जो हमारा होता है सोडियम क्लोराइड जो NaCl होता है, दोस्तों इसका जो जलीय विलयन हमारा होता है या उदासीन होता है। आप इसको याद रखिएगा कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन उदासीन होता है और सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन जो होता है हमारा अम्लीय होता है। आपका प्रश्न नंबर 5 जो है कि अति अस्थायी अवस्था निरूपित करता है। दोस्तों, अति अस्थायी अवस्था जो है कौन निरूपित करता है? संतृप्त विलयन या अति संतृप्त विलयन या असंतृप्त विलयन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अति अस्थायी अवस्था जो निरूपित करता है वह हमारा होता है संतृप्त विलयन। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, जो अस्थायी अवस्था निरूपित करता है वह हमारा होता है असंतृप्त विलयन। जो अस्थायी अवस्था निरूपित करता है असंतृप्त विलयन और अति अस्थायी अवस्था निरूपित करता है संतृप्त विलयन। आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर 6 जो है कि आधुनिक रसायन के जन्मदाता हैं। दोस्तों, आधुनिक रसायन के जन्मदाता कौन है? लेबोजियर हैं या मोसले हैं या स्पेंसर हैं या थॉमसन है। तो दोस्तों, आधुनिक रसायन के जो जन्मदाता हमारे हैं वो लेबोजियर हैं। जो लेबोजियर हैं इन्होंने आधुनिक रसायन के जन्मदाता हैं। दोस्तों, स्पेंसर जो है ये दोस्तों pH पैमाने के जो है खोज करता है दोस्तों स्पेंसर। और थॉमसन जो है दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन के खोज करता है। आपका प्रश्न नंबर 7 जो है कि अम्लों का राजा किसे कहते हैं। दोस्तों, अम्लों का राजा किसे कहते हैं? तो अम्लों का जो राजा होता है वो हमारा H2SO4 को कहते हैं। दोस्तों, H2SO4 को दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा कि अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है दोस्तों H2SO4। आपका प्रश्न नंबर 8 जो है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रीकरण होता है। दोस्तों, जो सल्फाइड अयस्क होता है उसका सांद्रीकरण किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों, झाग विधि द्वारा या परभाजी आसवन विधि द्वारा या आसवन विधि द्वारा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रीकरण होता है वह हमारा झाग विधि द्वारा होता है। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है कि 1500 का 5% की दर से 7 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों, में साधारण ब्याज ज्ञात करना है। और साधारण ब्याज दोस्तों साधारण ब्याज SI बराबर जो हमारा होता है P गुणे R। दोस्तों, P जो हमारा दोस्तों मूलधन होता है, R जो हमारा होता है दोस्तों ये दर होता है, और T जो हमारा दोस्तों समय होता है, बटे में जो होता है दोस्तों हमारा 100 होता है। तो दोस्तों, SI साधारण ब्याज बराबर जो हमारा होता है P गुणे R गुणे T बटा हमारा 100 होता है। P जो हमारा होता है दोस्तों मूलधन होता है, R जो हमारा होता है दर होता है दोस्तों, T जो हमारा समय होता है, बटे में 100 होता है। तो मूलधन जो हमारा है दोस्तों 1500 है, यहाँ पर 1500 लिखेंगे। और दोस्तों, जो हमारा दर जो है हमारा दोस्तों 5 है। और दोस्तों, जो समय जो है T दोस्तों वो 7 है, बटे में जो हमारा हो जाएगा 100 हो जाएगा। कुछ करा दोस्तों, ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे। आपका बच गया 15 गुणे 5 गुणे 7। दोस्तों, जब इसका गुणा करेंगे तीनों का तो हमारा आएगा 525। तो इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा 525। कुछ नहीं था दोस्तों, बिल्कुल सिंपल तरीका था कि साधारण ब्याज बराबर हमारा होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100 होते। दोस्तों, मूलधन जो हमारा है वो 1500 है और दर जो हमारा है 5 है दोस्तों, और जो
समय जो हमारा है 7 वर्ष है। तो कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, बटे में 100 हो जाएगा दोस्तों। ये दो जीरो से 2 जीरो कट गए दोस्तों, यहाँ पर 15 बच गया। यहाँ पर 5 और 7 15, 5 गुणे 7 का तब गुणा करेंगे दोस्तों तो 525 आएगा। तो आपका ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, 525। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 10 जो है कि 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या जो है 3:4 के अनुपात में हो जाए। दोस्तों कुछ नहीं करना है, माना दोस्तों यक्ष घटाने पर जो है 15 अनुपात में दोस्तों, तो इसको बटे में लिखेंगे कि 15/19, जिसमें से माना दोस्तों यक्ष घटाने पर तो हमारा कितना बचता है दोस्तों, 3:4। तो 3/4 कुछ नहीं करो दोस्तों, इसका गुणा हो जाएगा। कैसी गुणा दोस्तों, 15 को 4 से गुणा करेंगे तो 15 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा 15 चौके 60 हो जाएगा। और माइनस को तक 4 से x के गुणा करेंगे तो दोस्तों 4x हो जाएगा। और बराबर यहाँ हो जाएगा 19 को तक 3 से करेंगे दोस्तों तो 57 हो जाएगा। और जब 3 को x से करेंगे तो 3x हमारा हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप कुछ नहीं करना दोस्तों, 60 लिख लेंगे दोस्तों। यहाँ पर 57 है तो 57 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -57। और दोस्तों यहाँ पर जो हमारा बराबर में लग जाएगा दोस्तों ये 4x, इसको यहीं पे रखेंगे दोस्तों। और यहाँ पर जो है -3x दोस्तों, यहाँ पर जो -4 है दोस्तों तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। और जो है -3x है तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। अब कुछ नहीं का दोस्तों, 60 में से जब 57 को घटाएंगे तो दोस्तों हमारा कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 बराबर हो दोस्तों 4 में से 3x, 4 में से 3x जाएगा तो 1x बचेगा दोस्तों। तो इसमें सिंपल था तो हमारा हो जाएगा x बराबर 3। तो आपका जो इसमें 3 हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 3 आपका आंसर रहेगा। इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों। इसमें आपका प्रश्न नंबर 10 पूछ रहा है कि 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या जो है 3:4 के अनुपात में। तो दोस्तों माना x घटाने पर तो 15 -x और 19 में से x घटाने पर कितना बचता है, 3:4। तो इसको बटे में करने दोस्तों, अनुपात लगा रहता है तो बटे में होता है तो 3/4 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका कैसे गुणा हो जाएगा हमारा, तो 4 को 15 -x से गुणा हो जाएगा और 3 को जो है 19 -x से गुणा हो जाएगा। तो 15 को 4 से गुणा करेंगे तो 15 चौके 60 हो जाएगा दोस्तों। फिर 4 और x का गुणा होगा, 4x हो जाएगा। और यहाँ पर 19 और 3 का गुणा होगा तो 57 हो जाएगा। और 3 और x का गुणा होगा 3x हो जाएगा। तो ये 60 है, 60 को यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों। ये 57 को इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, -57। और दोस्तों यहाँ पर जो है -4, तो दोस्तों -4 यहाँ पर लिखेंगे। और ये जो दोस्तों -3 इधर आएगा, -3 को इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा +3। तो ये +3 हो गया दोस्तों। तो प्लस माइनस माइनस होगा, 4x में से 3x जाएगा दोस्तों तो 1x, तो 1 नहीं लिखते हैं दोस्तों, x ही होता है। और 60 में 57 जाएगा तो हमारा यहाँ पर 3 बचेगा। और 4 में से 3 गया तो हमारा 1x, तो हमारा x बच गया। तो दोस्तों x बराबर हमारा 3 जो हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा 3। आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 11 जो है कि तो कोई अचर बल 0.6 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड में जो है 0.08 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है तो बल का परिमाण है। दोस्तों इसमें जो है मेरे को त्वरण ज्ञात करना है, त्वरण उत्पन्न करता है तो बल का परिमाण है, पर बल जो दोस्तों निकालना है बल। तो बल जो हमारा यफ बराबर जो हमारा होता है दोस्तों यम, ये होता है यम जो हमारा द्रव्यमान होता है, ये हमारा त्वरण होता है। तो दोस्तों इसमें यफ जो बल हमको ज्ञात करना है तो यम जो हमारा द्रव्यमान जो है दोस्तों 0.6 kg है। और दोस्तों जो त्वरण हमारा है 0.08 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है दोस्तों। तो कुल इसका जो गुणा करेंगे तो हमारा 0.048 आ जाएगा। तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, 0.048 न्यूटन। बल का जो मात्रक दोस्तों हमारा न्यूटन होता है तो न्यूटन में आएगा। ये भी बिल्कुल सिंपल तरीका। तो दोस्तों बल बराबर हमारा जो होता है यफ बराबर यम, ये होता है यम जो हमारा होता है द्रव्यमान होता है, ये हमारा जो होता है वो त्वरण होता है। तो द्रव्यमान जो हमारा था 0.6 है और त्वरण जो हमारा 0.08 है। दोनों को गुणा करेंगे दोस्तों तो हमारा 0.048 आएगा न्यूटन। 48 बल का जो मात्रा न्यूटन होता है तो 48 न्यूटन आएगा। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 12 जो है कि 30 न्यूटन का कोई बल 5 kg की किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण क्या होगा। दोस्तों इसमें त्वरण निकालना है। तो बल एफ बराबर जो हमारा होता है दोस्तों m, ये होता है अभी दोस्तों मैंने ऊपर बताया है F बराबर m में, ये फार्मूला इसमें भी लगेगा दोस्तों। तो इसमें दोस्तों बल दिया हुआ है 30 न्यूटन, तो F हमारा जो है दोस्तों 30 दिया हुआ है। F जो हमारा है दोस्तों वो 30 दिया हुआ है। और यहाँ पर जो द्रव्यमान हमारा दिया हुआ है 5, और दोस्तों इसमें ये निकालना है।
तो दोस्तों कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो सिंपल तरीका है। 30 बराबर 5 और a का गुणा हो जाएगा हमारा 5 ही हो जाएगा दोस्तों। अब ये को बाहर कर लेंगे तो ये बराबर हमारा 30/5 हो जाएगा दोस्तों। 30 ऊपर 5 नीचे आ जाएगा, 5 को 30 से काटेंगे तो 5 छक 30। तो दोस्तों हमारा ये बराबर जो हमारा हो जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ये बराबर 6। कुछ नहीं था दोस्तों, इसमें भी बिल्कुल सिंपल तरीका था दोस्तों। यहाँ पर पूछा है कि 30 न्यूटन का कोई बल जो है 5 किलोग्राम की किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण। तो दोस्तों बल यह बराबर EMA होता है दोस्तों। तो बल हमारा दिया हुआ है 30 न्यूटन, EM भी हमारा द्रव्यमान भी दिया हुआ है 5 kg, हमको ये निकालना है तो ये लिख लेंगे दोस्तों। फिर दोस्तों 30 बराबर 5 और a का गुणा 5 ही हो जाएगा दोस्तों। ये को बाहर कर लेंगे तो 30 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, 30/5। और 5 को जब 30 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, 5 6 30। तो ये बराबर हमारा 6। तो दोस्तों 6 आंसर आ गया दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर जो है अगला 13 जो है कि फफोलेदार कापर है दोस्तों। फफोलेदार कापर कौन है दोस्तों? कापर जिसमें लगभग 2% अशुद्धि है, कापर जिसमें अशुद्धि है, कापर जिसमें लगभग 1% अशुद्धि है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, कापर जिसमें लगभग 2% अशुद्धि है उसी को फफोलेदार कापर है दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर 14 जो है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की जो है क्या होता है? गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा दोनों घटती है, या गतिज ऊर्जा बढ़ती है व स्थितिज ऊर्जा घटती है, या गतिज ऊर्जा बढ़ती है व स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, या गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों बढ़ती जाती है। तो दोस्तों इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। जब कोई वस्तु जो है स्वतंत्र पूर्वक जो है नीचे की ओर गिरती है तो उसकी दोस्तों गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी दोस्तों वो कम होगी। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गतिज ऊर्जा बढ़ती है व स्थितिज ऊर्जा घटती है। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 15 जो है कि एक हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा ऊपर चढ़ने पर फैलता है, यहाँ तक कि अधिक ऊंचाई पर फट जाता है, क्योंकि इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, या ताप बढ़ जाता है, या वायुमंडलीय गैसों का दाब कम हो जाता है, या वायुमंडलीय गैसों का दाब अधिक हो जाता है। दोस्तों इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, वायुमंडलीय गैसों का दाब जो होता है अधिक हो जाता है, इसीलिए जो गुब्बारा होता है ऊपर चढ़ने पर फैलता है, यहाँ तक कि अधिक ऊंचाई पर फट जाता है, क्योंकि वायुमंडलीय गैसों का दाब जो हो जाता है अधिक हो जाता है। आपका प्रश्न नंबर 16 जो है कि यदि 2 धात्विक टुकड़ों पर द्रव की उछाल समान है तो उनका घनत्व समान होंगे, या उनके द्रव में डूबे आयतन समान है, या दोनों के आयतन समान है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, उनके द्रव में डूबे आयतन समान है। यदि 2 धात्विक टुकड़ों पर द्रव की उछाल समान है तो उनके द्रव में डूबे आयतन समान है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, दोस्तों आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर 17 जो है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है? दोस्तों इनमें से कौन जो है अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है? वायु में ध्वनि तरंगे, या अंतरिक्ष में रेडियो तरंगे, या प्रकाश किरण, या आवर्त लाल किरण, या आवर्त लाल किरण। तो दोस्तों इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वायु में ध्वनि तरंगे। जो इनमें तो कौन सा अनुदैर्ध्य तरंगे है? तो वायु में ध्वनि तरंगे जो हमारे हैं ये अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। आपका प्रश्न नंबर 18 जो है कि धातु के बर्तन में रखा दूध निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में जो है सबसे जल्दी ठंडा हो जाएगा? दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 18 पूछ रहा है कि धातु के बर्तन में रखा जो दूध है निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में जो है सबसे जल्दी ठंडा हो जाएगा? तब जब बर्तन के ढक्कन पर पर्याप्त बर्फ़ रखी जाए, या जब दूध के बर्तन को बर्फ़ की सिल्ली पर रखा जाए, या जब बर्फ़ को बर्तन के चारों ओर रखा जाए, या उपरोक्त तीनों दशाओं में ठंडे होने के लिए समान समय लगेगा। तो दोस्तों इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा आपका सी, जब बर्फ़ को जो है बर्तन के चारों ओर रखा जाए तो होगा दोस्तों दूध जल्दी ठंडा हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर जो है 19 जो है कि एक धनावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ने पर वस्तु उदासीन हो जाती है, तो इस क्रिया में क्या होता है? तो पृथ्वी से स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन वस्तु में आ जाते हैं, या वस्तु से इलेक्ट्रॉन जो है पृथ्वी में आ जाते हैं, या वस्तु में से प्रोटॉन निकलकर जो है पृथ्वी में आ जाते हैं, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वी से जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वस्तु में आ जाते हैं। दोस्तों एक धनावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ने पर वस्तु उदासीन हो जाती है, क्योंकि जो पृथ्वी से स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वस्तु में आ जाते हैं। दोस्तों पृथ्वी से स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन निकल कर वो वस्तु में आ जाते हैं, इसीलिए जो होता है वस्तु उदासीन हो जाती है। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 20 जो है कि विद्युत हीटर लगाने से लाइट जो है डिम पड़ जाती है, क्योंकि दोस्तों विद्युत हीटर होता है, इसको लगाने से लाइट डिम क्यों पड़ जाती है? वोल्टेज अधिक हो जाता है, या हीटर का प्रतिरोध अधिक हो जाता है, या हीटर अधिक प्रबलता की धारा लेता है, या निम्न में से कोई नहीं।
तो दोस्तों विद्युत हीटर लगाने से लाइट डिम पड़ जाती है, क्योंकि जो होता है हीटर जो होता है अधिक प्रबलता की धारा लेता है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 21 जो है कि घरों में प्रवाहित होने वाली धारा होती है। दोस्तों घरों में प्रवाहित होने वाली धारा कितने एम्पियर की होती है? 20 एम्पियर की, 25 एम्पियर की, 5 एम्पियर की या 20 एम्पियर की? तो दोस्तों घरों में प्रवाहित होने वाली धारा जो हमारी होती है वो 5 एम्पियर की होती है। दोस्तों 5 एम्पियर की जो धारा होती है वो घरों में प्रवाहित होने वाली धारा होती है। दोस्तों घरों में प्रवाहित होने वाली जो धारा हमारे होती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। आपका प्रश्न नंबर 22। आपका प्रश्न नंबर 22 जो है कि घरेलू विद्युत परिपथ में लाल रंग का तार प्रयुक्त होता है। दोस्तों घरेलू विद्युत परिपथ में जो लाल रंग का तार प्रयुक्त होता है, दोस्तों फेज वायर के लिए या न्यूट्रल वायर के लिए या अर्थ वायर के लिए या किसी भी वायर के लिए नहीं। तो दोस्तों घरेलू विद्युत परिपथ में जो लाल रंग का तार होता है दोस्तों वो फेज वायर के लिए जो हमारा होता है प्रयुक्त होता है। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, फेज वायर के लिए। आपका प्रश्न नंबर 23 जो है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम प्रदान करता है। दोस्तों फ्लेमिंग के जो दाहिने हाथ का नियम प्रदान करता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा या प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा व परिणाम दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम जो होता है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा प्रदान करता है। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 24 जो है कि एक गतिमान जो है दोस्तों एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। जो एक गतिमान इलेक्ट्रॉन होता है वह क्या उत्पन्न करता है? केवल विद्युत क्षेत्र या केवल चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो एक गतिमान इलेक्ट्रॉन होता है वो जो होता है विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 25 जो है कि ट्रांसफार्मर को डीसी में प्रयोग करने के लिए इसकी क्रोड बदलनी पड़ेगी या इसकी क्रोड कुंडली बदलनी पड़ेगी या इसमें धारा नियंत्रक लगाना पड़ेगा या इसे केवल एसी धारा में ही प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर को डीसी में प्रयोग करने के लिए इसे केवल जो है दोस्तों एसी धारा में ही प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों इसे केवल जो है एसी धारा में ही प्रयोग कर सकते हैं, इसे डीसी धारा में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों जो ट्रांसफार्मर की जो क्रोड बनी होती है दोस्तों किसकी बनी होती है? वो हमारा नर्म लोहे की बनी हुई होती है। दोस्तों कभी कभी यहाँ पे प्रश्न आता है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर की क्रोड जो है किसकी बनी होती है? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है वो हमारी नर्म लोहे की बनी होती है। आप इसको याद रखिएगा। आपका प्रश्न नंबर 26 जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या नियम यह बताता है कि किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? दोस्तों वह कौन सा नियम या सिद्धांत है कि जो यह बताता है कि किसी कक्षक में जो है अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अफबाउ का नियम या पाउली का अपवर्जन सिद्धांत या हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम या हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का नियम? तो दोस्तों जो हमारा पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है यह हमें बताता है कि किसी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जो है आ सकते हैं। आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। आपका प्रश्न नंबर 27 जो है कि प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती है क्योंकि? दोस्तों प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि क्यों नहीं प्रयोग की जाती है? क्योंकि दोस्तों अत्यधिक दाब की आवश्यकता होती है या अत्यधिक आयतन की आवश्यकता होती है या अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है या कम ताप की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन सी से हो जाएगा, अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, इसीलिए जो है प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती है अत्यधिक ताप की आवश्यकता के कारण। बस दोस्तों आपके जो थे 27 प्रश्न थे जो हो चुके हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों।